नमस्ते, मैं हूं रवींद्र गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी पर शेयर बाजार का साप्ताहिक विश्लेषण सुभाष अग्रवाल जी के साथ में, जो सीएमडी हैं एसएमसी ग्रुप के। और हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि 3 अगस्त से लेकर 7 अगस्त यानी कि अगस्त महीने का जो पहला कारोबारी सप्ताह है उसमें क्या हलचल रहने वाली है। आपने देखा कि पिछले 2-3 दिनों से निफ्टी ने थोड़ा थोड़ा करके मोमेंटम गेन किया है। निफ्टी लगभग 400 के पास पहुंच गया, यानी कि 23,400 के पास, 23,370-80 के आसपास है जो एग्जैक्ट लेवल्स है। अभी हम सुभाष जी से ले लेंगे। तो अब हमें 24,384 24,384, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। देखा कितना गड़बड़ हो जाता, पूरे 1000 पॉइंट में खा गया था। बड़ी मुश्किल से सुभाष जी ने धक्का दिलवा के तो निफ्टी को 24,000 के पार पहुंचाया और हम 23,000 पे बात कर रहे थे। तो 24,384 पे निफ्टी पहुंच गया। अब ये बात हो रही कि भाई ये 24,500 पार करेगा, क्योंकि आपको ध्यान होगा जब ये 7 जुलाई के आसपास जो युद्ध शुरू हुआ था दोबारा से यूएस ईरान का, तो 24,530 का एक हाई बना के मार्केट वहां से वापस लेकर आई थी और फिर वापस हम 24,530 की तरफ रफ्तार करें। जब 24,530 जा रही थी, गई थी, तब हमने सुभाष जी से ये भी बात किया था कि सुभाष जी हम 25,000 से कितने दूर हैं। तो आज भी ये सवाल अब सुभाष जी से फिर से बनता है कि भाई हम 25,000 से कितने दूर हैं, नंबर 1। नंबर 2, यूएस और ईरान के युद्ध का अभी बाजार के ऊपर क्या हालात हैं। क्रूड ऑयल भी कल हमने देखा था $89 के पार चला गया था, आज उसकी क्या स्थिति और आने वाले समय में क्या है। और साथ के साथ जो ट्रंप ने ऐलान किया है जो गाजा समझौते का, उसका भी क्या बाजार के ऊपर कोई बड़ा असर दिखाई देता है, क्योंकि कल तो उसका कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं आया, क्या लॉन्ग टर्म में कोई इंपैक्ट दिखाई देगा। और भारतीय शेयर बाजार के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज के, उनके रिजल्ट्स क्या कर रहे हैं और एफआईआईज की आगे अगले सप्ताह में क्या चाल होगी, तो इस सब विषय पर हम सुभाष जी से बात करेंगे। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर जी। सभी व्यूअर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं जी हाँ जी। तो सुभाष जी, आज के देखिए बड़े सारे टॉपिक हो गए। तो गाजा वाला समझौता हो गया, यूएस ईरान वाला भी मसला हो गया जो लगातार चल रहा है, वो हम हर शो में लगातार पिछले फरवरी से मार्च से बात कर रहे हैं। और ये क्रूड ऑयल भी जो $89 पर बैरल पर चला गया था, इस वक्त कहाँ है। तो इन सबको लेके आप थोड़ा सा बताइए, क्योंकि सारी सिक्वेंसिंग ही आ गई है एक 1 बाई 1। देखो रविंदर जी, क्रूड के प्राइसेस अभी जो चल रहे हैं वो $90.24 पर बैरल चल रहा है ब्रेंट क्रूड। और जो यूएस क्रूड है वो $86.80 पर बैरल। ओके। हाँ जी। तो इसका मतलब अभी जो समझौते अभी कोई खास बात नहीं है, कोई पब्लिकली नहीं है। और तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि अभी ईरान और यूएस का ये क्रूड के प्राइसेस जब घट जाएंगे, $70 पर बैरल आएंगे, तब हम मानेंगे कि ये है। और अभी रेड सी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज दोनों में प्रॉब्लम है। कॉमर्शियल शिप्स को कभी भी कोई अटैक कर देता है, तो आवाज आ गई रुकी हुई ऑलमोस्ट। तो ये एक प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए क्रूड के प्राइसेस अगेन ब्रांड क्रूड अगेन $90 पर बैरल चला गया है जी। ठीक है ना जी। पिछले वीक जैसे आपने कहा, पिछले वीक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी और स्मॉल कैप निफ्टी सब बड़े हैं। तो और यूएस के भी वीकली मार्केट देखें तो वो भी बड़े हैं। S&P 1.05% बढ़ा है। नैस्डैक 1.59% बढ़ा है। S&P 7,490 पे हो गया और नैस्डैक 25,374 पे हो गया। और डो जोन्स भी बढ़ा है, वो 52,370 पे है। ठीक है ना। ये यूएस के हैं। यूएस में फेड की पॉलिसी आई थी 29 जुलाई को। उसमें रेट को 3.5 और 3.25 के बीच में ही रखा है, 3.5 और 3.75। वहाँ फेड के अंदर 12 कमेटी मेंबर हैं। 9 लोगों ने एज इट इज रखने की बात कही और 3 लोगों ने डिसेंट किया और कहा कि रेट हाइक बढ़ने चाहिए। तो जी लगता है कि जो फिगरें आएगी इन्फ्लेशन की और जॉब डेटा की आएगी, तो सितंबर में 60% जो मेंबर्स हैं और जो सर्वे है उसके हिसाब से 60% हाइक चाहते हैं, 25 पैसा। तो मोर लाइकली 25 पैसा सितंबर पॉलिसी के अंदर होनी चाहिए। इंडिया की आरबीआई पॉलिसी अभी 5 अगस्त को है। जी। तो
है नहीं? तो यहाँ पे हमारा 5.25% रेपो रेट है, वो एज इट इज़ रहना चाहिए, है ना? क्योंकि ये रूटर की पोल हुआ था, तो उसके अंदर रूटर के पोल में सिर्फ 4 लोगों ने डिसेंट कहा था, 68 ने फेवर में कहा है नहीं? ओके। तो फेवर में मीन्स होल्ड करने के लिए, जी। 72 का रूटर का पोल था और 4 लोगों ने 25 पैसा हाइक होनी चाहिए, 68 लोगों ने कहा कोई हाइक नहीं होनी चाहिए, किसी ने भी ये नहीं कहा कि लोअर रेपो रेट लोअर कट होना जाए। चाहिए। हाँ, जी। तो तो ये तो लग रहा है कि जी, मतलब होल्ड होगा। एज़ इट इज़ नेवर रहेगा, जहाँ है वैसे ही रहेगा। तो सुभाष जी, अब एक चीज़ बताइए, जब फेड की जो अनाउंसमेंट आई थी, जिस दिन उन्होंने कोई भी रेट्स में चेंज नहीं कहा था, हॉकिश टोन दी थी रादर, तो उस दिन जो है ना यूएस के मार्केट्स बुरी तरह से गिरे थे। तो अब अगर, और उसके बाद उसका हमने इम्पैक्ट कोई भारतीय शेयर बाजार के ऊपर बहुत नेगेटिव देखा नहीं, क्योंकि उसके बाद फिर यूएस के भी मार्केट अगले दिन ठीक हो गए और हमारा भी मार्केट मजबूत है। आप हमेशा कहते आ रहे हैं कि भाई हमारा जो मार्केट है बहुत ही इंटैक्ट है, बहुत मजबूत है अंदर से, तो इसलिए कोई घबराने वाली बात नहीं। लेकिन अभी जो 5 अगस्त को जो आरबीआई की जो पॉलिसी आएगी, तो इसको हमें शेयर मार्केट से किस तरह से जोड़ के देखा जाना चाहिए? क्योंकि एक तो आपने कहा कि भाई इसमें रेट में भी यहाँ भी कोई बदलाव आने की कोई बहुत बड़ी संभावना नहीं दिख रही। तो अगर रेट में बदलाव कोई नहीं आएगा, तो फिर इसका मतलब है कि मार्केट में भी कोई बहुत ज्यादा कोई असर ऊपर या नीचे की तरफ हम नहीं देखेंगे। नहीं, देखो उसमें क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या रहेगा, है नहीं? जी। कमेंट्री के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, ओके। पॉलिसीज़ में, है ना? कि भी इकोनॉमी का कंफर्ट लेवल कितना है, बॉन्ड यील्ड, लिक्विडिटी, है नहीं? इस पे हम्म। और इन्फ्लेशन, मतलब बहुत ये बहुत सारी चीज़ों पर कमेंट हम्म। होता है और डेटा दिया जाता है ना? हम्म। अनएम्प्लॉयमेंट जी। वगैरह पे, तो ये सब मिला के हम्म। और कोई ग्रोथ के ऊपर बात होती है, जीडीपी पे, जैसे पीछे हमारी 6.6 परसेंट जो इससे इससे पुरानी पॉलिसी थी जून वाली, थोड़ी सी रिड्यूस कर दी थी। हाँ जी। हाँ, उसमें रिड्यूस कर दी थी, है ना? और जी। इन्फ्लेशन बढ़ा दिया था। तो हर हम्म। चीज़ के ऊपर फ़र्क पड़ता है। तो मतलब पॉलिसी जब आती है, तो इसको जी। वा मार्केट को इंतज़ार यानी कि होता सिर्फ है। ऐसा नहीं कि रेपो रेट घटाने या बढ़ाने का ही फर्क पड़ेगा, ना, बाकी भी ना, जो गाइडेंस रेपो क्या आ रेट रही है वन ऑफ फ्यूचर के दी। लिए, उसको हाँ, भी मायने रखेंगे। हुँ। बिल्कुल अ, ठीक है। तो दर्शकों बने रहिएगा, अभी सुभाष जी से हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी की भी रेंज लेनी है कि नेक्स्ट वीक की क्या रेंज रहने वाली है। तो सुभाष जी की बड़ी रिसर्च तगड़ी है और जब भी हमेशा वो रेंज देते हैं तो उसी रेंज के आसपास मार्केट रहता भी है। तो सुभाष जी, ये तो हो गई हमारी, बात कर ली हमने इसकी क्या बोलते हैं, आरबीआई की मॉनिटरिंग पॉलिसी की। लेकिन एक जो अभी जो गाजा के साथ जो समझौते वाली बात है, अगर आप उधर ध्यान दे पाए हो, कुछ उसको रिव्यू कर पाए हो, तो थोड़ा सा बताइए, और अगर नहीं तो फिर हम नेक्स्ट वाले टॉपिक में आपसे इस पे बात कर लेंगे, गाजा समझौते की। नहीं, गाज़ा समझौता के बारे में मेरे को अभी मैंने इस पे फ़ोकस नहीं कोई किया बात है। नहीं। तो सुभाष जी, जिस तरह से मार्केट ने भी हमारा वापस मोमेंटम पकड़ा है और 24,400 की तरफ, 24,500 की तरफ निफ्टी जाने का प्रयास कर रहा है, तो क्या अभी लगता है कि जो मार्केट मोमेंटम पकड़ रहा है, ये हमारे जो कॉर्पोरेट के रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो बेहतर रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनकी वजह से है, नंबर एक? और आगे किस तरह की आप संभावनाएं देख रहे हैं मार्केट को लेकर? और जो पीछे अभी हमने देखा था एफएमसीजी में जो यूनिलीवर का रिजल्ट बड़ा कमजोर आया था, तो उसके पीछे भी क्या कारण रहा था? देखो ऐसा है रविंदर जी, निफ्टी 50 616 पॉइंट बढ़ा है, जी। मतलब जो कि इस हफ्ते। 2.59% है, जी। 24,384 पर क्लोज हुआ है। और इसके अंदर सबसे बढ़ने वाला सेक्टर है आईटी, जो कि हम्म। 6.75% बढ़ा है जी। एक वीक के अंदर। जी। और उसके बाद है मीडिया, वो हम्म। 5.97% बढ़ा है। उसके जी। बाद है ऑटो, हम्म। 5.61% बढ़ा है। फार्मा 3.86% बढ़ा है। हेल्थ हम्म। केयर 3.2% बढ़ा है। कंज्यूमर हम्म। ड्यूरेबल्स 2.89% बढ़ा है। और डिफेंस, निफ्टी डिफेंस और एनर्जी के मार्जिनली लोअर है ना? हम्म। और स्मॉल कैप 100 इंडेक्स 2.6% बढ़ा है। और निफ्टी मिड कैप 100 2% बढ़ा है। और जी। बीएससी लिस्टेड कंपनीज का मार्केट कैप 10 लाख करोड़ से बढ़ा है बढ़ा ना? है। हाँ, तो ये तो बढ़ने जी। वाले हो गया। हमारा एक हम्म। है ना मेन चीज़ है जीएसटी कलेक्शन, जी। है ना? तो ये जीएसटी कलेक्शन हमारा 2,43,000 करोड़ हुआ है। हम्म। ठीक है जी? तो इसके अंदर 2 लाख की जो फिगर क्रॉस हुई है, ये अप्रैल में थी एक तो, और मई में थी, है ना? अप्रैल और
अप्रैल में थी, उसके बाद अब आई है, जुलाई के अंदर आई है ओके। ना। और देखिए ये 15.8% बढ़ा है YOY। ओके। हम्म। और इससे पहले जो बढ़ा था वो 16% बढ़ा था, वो बढ़ा था हमारा लास्ट ईयर जून के अंदर, हम्म। है ना। तो ये हमारी जीएसटी की बहुत बढ़िया रिपोर्ट है। और इसका भी मेन जो है इंपोर्ट जो 15.4% जो बढ़ा है, इसमें से अ, जो इंपोर्ट रेवेन्यू है उसके ऊपर जो जीएसटी लगता है वो ज़्यादा बढ़ा है, और जो डोमेस्टिक है वो 10.1% बढ़ा है। ओके। ठीक है जी। तो तो सुभाष जी, इसको थोड़ा सा बताइए दर्शकों को भी, जब जीएसटी का कलेक्शन बढ़ रहा है तो इसके क्या मायने हैं, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए? देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था में ये इंडिकेटर्स होते हैं इकोनॉमी कैसी कर रही है, क्योंकि जी। जीएसटी किस पे बढ़ता है, हमारी रेवेन्यू परचेज। बढ़ता है गवर्नमेंट का, जी। जी। सेल बढ़ती है कंपनियों की, तो जी। उस पर जीएसटी बढ़ता है। जैसे ऑटो सेक्टर ज़्यादा बिक गया, कोई भी, हम्म। तो उसके ऊपर हम्म। जीएसटी जो होता है, टोटल जीएसटी का जो कलेक्शन है वो हम्म। इकोनॉमी को इंडिकेटर करता है कि भी हम्म। इकोनॉमी इज डूइंग वेल, यदि मतलब जीएसटी इकोनॉमी बढ़ रहा में बाइंग हो रही मार्केट में, इसका मतलब ये है। है। हाँ, हाँ। और वो और सभी बाइंग कुछ हो रही तो इसका मतलब कंज्यूमर मैन्युफैक्चरिंग के भी हो पास रही है, पैसा है। सेलिंग भी हो रही है, हम्म। मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तभी सेलिंग हो रही है, बिल्कुल। ट्रेडिंग हो रही है, हाँ, तो ये लिंक्ड है ये सब एक तरह से। हाँ, तो तो इसको मतलब सुभाष जी, फिर हम ये समझे कि भाई मार्केट में इसका मतलब जो कंज्यूमर्स हैं, नागरिक हैं, उनके पास पैसा तो है, पैसा है तभी वो बाइंग कर रहे हैं। हाँ जी, तो ये मतलब बहुत इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है। और जीएसटी का बढ़ना इसलिए, और दूसरा ये है कि जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आएगी अगस्त 5 के अंदर, उसमें भी सबकी निगाहें हैं। हालांकि रूटर पोल के हिसाब से कोई रेट हाइक नहीं होना। दूसरा कि इकोनॉमी सही कर रही है, कंपनियों के जो रिजल्ट आए हैं ये 12% से ऊपर की ग्रोथ है, जो कि 9% एक्सपेक्टेड थी कॉर्पोरेट अर्निंग। तो ये बहुत बढ़िया है, जीएसटी कलेक्शन की फिगर बहुत बढ़िया है। मॉनसून हमारा जितना पहले डाउन लग रहा था वो बेटर लग रहा है काफ़ी, मतलब एलपीए 90% है। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि रूरल डिमांड भी मेंटेन रहेगी, पहले बहुत डाउन की बात थी, है नहीं। तो और ये अब हमारे को सिर्फ क्रूड के प्राइसेस है ये देखना है, और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और हुती के ऊपर भी वो एक्टिव हो गए हैं, वहां पर भी वो शिप को रोक रहे हैं, तो वो जी। देखना है। ईरान, तो वो ऐसा लगता है यूएस, सुभाष जी, अब जो हूथी वाला मामला है, गाजा समझौते की वजह से थोड़ा सा ये इसमें कमी आ जाएगी या खत्म होने की संभावना है, अगर ये एग्जीक्यूट हो गया तो? हाँ जी। तो अभी क्योंकि ये जो देखिए, सब। यदि, जी। क्योंकि ये मैं जो क्रूड के प्राइसेस बता रहा हूँ आज के बता रहा हूँ, जी। 90 जी। ब्रांड, कल जी। कल 86 ब्रांड था, जी। 86 ब्रांड, $86 था, आज 89 नब्बे तक चला डॉलर है। गया था शायद शाम हाँ, को। तो इसका मतलब कोई सिग्निफिकेंट कोई चीज पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव ही नहीं है। है, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। अब सुभाष जी, दीज एक आर चीज द और सवाल इंडिकेटर। मेरा। हाँ। हाँ, मैं कुछ आप कह रहे थे, आप कहिए, फिर मैं एक सवाल था काउंटर। हाँ जी। तो एक जी। एफआई का जो बाइंग है जी। वो इस वीक में बाइंग रही है, इसकी जी। एफआई की, एफआईआई ने हाँ बाइंग की है, अच्छी करी है है ना। बाइंग। हाँ, हाँ, और तो कल भी ये फ्राइडे भी करी है क्या उन्होंने? मतलब पूरी वीक की मैं बता रहा हूँ, फ्राइडे हाँ, भी पूरी हुई वीक है। की। हाँ, जी। फ्राइडे भी हुई है, जी। लेकिन ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 7,000 नहीं, 1 मिनट, 5,950 करोड़ की बाइंग हुई है, और डोमेस्टिक की हम्म। 5,388 करोड़ की बाइंग हुई है। तो ओके। है ना, एक रुपी भी जो है थोड़ा सा स्ट्रोंग हुआ है, जो कि जी। पीछे जो क्लोज हुआ है वो 95 रुपए 39 पैसा क्लोज हुआ है। और हम्म। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की जो पिछले वीक थी 96.57 रहा है। ये सॉरी, यूएस करेंसी, मतलब हम्म। इंडियन रुपी जो है पिछले वीक 96.57 था, जो 95.95.39 हुआ, हम्म। 118 बेसिस पॉइंट अप्रिशिएट हुआ है। ठीक है जी। ओके। जी। हाँ, तो हाँ, और मैंने आपको देखा अभी 277 करोड़ की कल भी इन्होंने करी है बाइंग फ्राइडे को। तो सुभाष जी, मेरा एक डॉलर सवाल इंडेक्स, यहाँ पे ये।
जी हाँ, डॉलर इंडेक्स वो डॉलर इंडेक्स इम्पोर्टेंट चीज़ है। 99.80 है। यूएस हुँ, 10 ईयर का जो यील्ड है वो 4.74% है। इंडियन ओके, 10 ईयर का यील्ड है वो 6.81% है। ओके, हाँ ओके। जी, आगे आ बिल्कुल जाओ। ठीक है। हाँ, अब सुभाष जी मेरा भी यहाँ पे एक ये बात थी कि वैसे तो वो एफआईआईज़ आ रहे हैं, इस हफ्ते आ रहे हैं। जब हमारा मान लीजिए जो सेल है वो बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से, यानी कि भई जीएसटी बढ़ रहा है तो इसका मतलब हमारी सेल बढ़ रही है, लोगों की बाइंग कैपेसिटी बढ़िया है। तो ऐसे माहौल में, ऐसे मौके पे हमारा घरेलू मार्केट मजबूत हो रहा है, लेकिन जो हमारा जो अभी फॉरेन रिज़र्व की बात करी गई थी कि फॉरेन रिज़र्व हमारे कम हो रहे हैं, तो क्या हमारा जो एक्सपोर्ट है वो घट रहा है जिसकी वजह से फॉरेन रिज़र्व कम हो रहे हैं? या जो पीछे क्रूड ऑयल इतना महंगा होगा उसकी वजह से हमारे फॉरेन रिजर्व्स कम हो गए, या इसके अलावा भी कोई और कारण है? देखो ऐसा है, अभी एक जून 4 को एक पॉलिसी आई थी, डेट की पॉलिसी, जिसमें जी, एफसीएनआर डिपॉजिट के लिए जो हेजिंग कॉस्ट है वो आरबीआई बेयर करना था, और जी, ओवर सीज बोरोइंग भी जो होगी उसकी भी हेजिंग कॉस्ट आरबीआई बेयर करेगी। तो हुँ, इसके चलते हुए 40 बिलियन यूएस डॉलर इंडिया में आए हैं, और ओके, ये अभी चल रही है स्कीम। तो जैसे सितंबर तक ये रहेगी एफसीएनआर डिपॉजिट, और दिसंबर तक बोरोइंग रहेगी। तो लग रहा हुँ, है कि 80 बिलियन यूएस डॉलर के करीब पैसा आ जाएगा, तो जो कि ओके, रुपी को बहुत अप्रिशिएट करेगा, हुँ, स्ट्रोंग करेगा। और जो आपने करेंसी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात करी है, जी, वो इसलिए घटा है कि आरबीआई टाइम टू टाइम जो है ना, वो डॉलर्स को बाई करता है, हुँ, डॉलर को सेल भी करता है, क्योंकि वो रुपी को मेंटेन करने के लिए है, जी, और उसमें उनके पैसे उसमें लगते हैं। डॉलर निकल जी, जाते हैं। जी, और जी, जी, इंपोर्ट, जो ये क्रूड ऑयल इंपोर्ट हो रहा है, इसके प्राइसेस काफ़ी बढ़ गए हैं, तो इससे भी फर्क पड़ा है। तीसरा, हुँ, इंपोर्ट हमारा ज़्यादा बढ़ा है, एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, लेकिन जो गैप है वो ज़्यादा बढ़ा है। इसकी वजह से हुँ, भी हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स घटे हैं। लेकिन घटे, ये जो 80 बिलियन यूएस डॉलर आएगा, इससे काफ़ी हमारी करेंसी भी ठीक रहेगी, और ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी ठीक रहेगा। जी। सुभाष जी एक सवाल और है कि एनर्जी सेक्टर जो है ना आगे किस तरह से परफ़ॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है? फिर इसके बाद मैं आपसे नेक्स्ट वीक के रेंज लूँगा निफ्टी और बैंक निफ्टी की। एनर्जी सेक्टर के विषय में थोड़ा-सा बताएँ। देखिए, एनर्जी सेक्टर के बारे में इंडिया जो है ना, ये सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, इन पे भी बहुत फ़ोकस है नहीं? और ये टाइम टू टाइम जो अपनी थर्मल एनर्जी है, इस पर भी कर रहे हैं, और हमारे ये एटॉमिक एनर्जी के ऊपर भी टाई अप हुआ है। तो एनर्जी में हमारी, जैसे एआई के अंदर और सेमीकंडक्टर में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज़बरदस्त है। अब अभी बहुत शॉर्टेज है, जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से 5 साल के बाद हम पूरा नहीं कर पाएँगे, क्योंकि ओके। सोलर एनर्जी भी हम खूब तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। तो ये एक बहुत बड़ा हुँ, चैलेंज है ना? हुँ। आने वाले टाइम में। तो ओके, तो बाकी ये जो आने वाले टाइम पे चैलेंज है, यानी कि अभी मतलब तो इसका मतलब क्या हम ये समझें कि जो एनर्जी सेक्टर है तो आने वाले टाइम में और बूम करेगा, क्योंकि एनर्जी की अगर डिमांड बढ़ेगी तो ज़ाहिर-सी बात है फिर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कंपनियाँ भी आगे आएँगी, उसमें इन्वेस्टमेंट भी बड़ा होगा। अभी अभी गवर्नमेंट कैबिनेट नोट एक 80,000 करोड़ का डिक्लेयर किया है, जिसमें ऑफशोर में एनर्जी डिगिंग के लिए वो हुँ, सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट। 80,000 करोड़ से ऊपर का बजट है। ओके, तो ये एक पॉजिटिव है एनर्जी के लिए, कि इससे, हुँ, जैसे हम 85% से 90% तक ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो हम हुँ, यदि प्रोड्यूस होंगे, एनर्जी डिस्कवरी होगी ऑयल का, तो ये एक बहुत जी, बड़ा पॉजिटिव रहेगा। और ये बहुत बड़ा ऐसे इन्वेंशन तो बहुत चल रहे हैं, है ना? हुँ, जैसे हाइड्रोजन से गाड़ियाँ चला रहे हैं, या और हुँ, ऐसे डेवलपमेंट तो काफ़ी हो रहे हैं, लेकिन अभी हुँ, इमीडिएट, और ये जैसे पेट्रोल में ये मिला रहे हैं, एथेनॉल, क्या नाम, हाँ, इथेनॉल। एथेनॉल, हाँ, इथेनॉल 20% है। तो ये भी, इससे भी हमारी एनर्जी का डिपेंडेंसी कम होगी, और ये हुँ, हुँ। रिकवरी भी होगी, इससे भी फ़र्क पड़ेगा। और अच्छा सुभाष जी, सोलर और, ये हाँ, जो आपने एथेनॉल की बात करी, जैसे एथेनॉल इसमें मिला रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है एथेनॉल जो बन रहा है अभी राइस से बन रहा है या मेज यानी कि मक्का से बन रहा है।
तो क्या इसको कुछ लोगों में मतलब ये भी बातचीत चल रही है, एक डिबेट का पॉइंट बना हुआ है कि भाई जो खाने की चीज है उससे जो है ना हम अल्कोहल निकालेंगे, यानी कि एथेनॉल बनाएंगे और उसको पेट्रोल में कंज्यूम करेंगे, तो कल कोई फूड सिक्योरिटी के लिए तो कोई बड़ा चैलेंज नहीं आके खड़ा हो जाएगा नहीं आने नहीं, वाले समय में? ये कोई वेस्ट से निकालते हैं, जैसे गन्ने का वेस्ट, राइस का वेस्ट, मेज का वेस्ट, इससे वेस्ट से निकालते हैं ये लोग, ऐसा नहीं है, है ना। तो ओके। वो कोई इस तरह का नहीं है, और या फिर जो फसलें हैं इसकी, उससे निकालते हैं, हम्म। तो कोई बिल्कुल ठीक शॉर्टेज है। वोर्टेज तो नहीं होगा। हाँ। जी सुभाष जी, तो सुभाष जी अब अगर हम नेक्स्ट वीक की रेंज देखना चाहें तो क्या रेंज हमें दिखाई दे रही है आपको? देखो निफ्टी 50 24,384 क्लोज हुआ था, मैं समझता जी। हूँ 23,900 से 24,800, 900 पॉइंट का रेंज दिया है मैंने, तेईस है ना। हजार नौ सौ से लेके 900 चौबीस से हजार आठ चौबीस सौ हजार आठ सौ हाँ। ओके। और बैंक जो है 57,265 क्लोज हुआ था, तो हम्म। 56,600 से 58,400, ये मैं 1,800 का रेंज दे रहा हूँ। 1800 की ओके। हाँ तो यानी कि जो निफ्टी की रेंज हो गई दर्शकों, ये हो गई 23,900, यानी कि सुभाष जी ने भी अपना जो साइकोलॉजिकल लेवल है 24,000 वाला बहुत मजबूत माना है। मैं समझता हूँ सुभाष जी भी सोच रहे हैं कि भाई 24,000 तो नहीं टूटेगा, बट अगर टूट जाता है मार्केट में, कुछ भी हाँ, तो पॉसिबल है, 23,900 तो जा सकता है। हाँ, तो 23,900 चला जाएगा, उसके नीचे जाने की संभावना नहीं है, और ऊपर की तरफ 24,800 की ही संभावना दिखाई दे रही है मैक्सिमम। और लास्ट वीक शायद 24,750 की बात करी थी हमने, है ना। और इस बार जो है ना 56,600 हमारा बैंक निफ्टी का है, और 58,400 जो है ऊपर रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का, नीचे 56,600 सपोर्ट। तो दोस्तों ये तो हो गई नेक्स्ट वीक की रेंज, और मार्केट अभी ये दिखाई भी दे रहा है कि जिस तरह से जा रहा है। लेकिन हम सुभाष जी एक सवाल इसी से आगे मैं पूछ रहा हूँ, 24,800 आपने दिया है, मैंने कहा था मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि वापस अपने सवाल को वापस लाऊंगा कि भाई 25,000 जाने की क्या संभावनाएं दिखेंगी, या 25,000 जाने में भी महीने, 1.5 महीने, 2 महीने भी ले सकता है? देखो ऐसा है, ये ऑयल की प्राइसेस $70 के आसपास आ जाए तो 26,000 भी जा सकता है। ये ओके। यूएस ईरान का एस्केलेशन कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए तो मार्केट एकदम तेजी पकड़ लेगा, है नहीं। और रिजल्ट्स हमारे ये फर्स्ट क्वार्टर के एक्सपेक्टेड से बेटर आ रहे हैं, अभी भी रिजल्ट चल रहे हैं। और जैसे बजाज फाइनेंस रिजल्ट के बाद बढ़ा, आईडीएफसी बैंक रिजल्ट के बाद बढ़ा, है ना। आपने उसकी लीवर की बात की थी, तो वो जी जी थोड़ा सा जी। डाउन रहा था, क्योंकि कई फैक्टर्स हो जाते हैं। एक तो सप्लाई कॉन्स्टेंट का बहुत बड़ा फैक्टर है नहीं, ओके। शिप नहीं आ रहे, कॉस्ट बढ़ हम्म। रही है, इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ रही थी, तो ये थोड़े से कारण थे। देखो आगे आने वाले मतलब टाइम में। क्रूड की मार यूनिलीवर पे भी पड़ हाँ गई है। हाँ हाँ जी, हाँ जी। लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ रही थी, तो इनकी हम्म। लॉजिस्टिक कॉस्ट काफी होती है। हम्म। ठीक है सुभाष जी, एक और सवाल लेता हूँ आखिरी, क्योंकि आज आपको जल्दी जाना भी है। और ये जो रियल्टी सेक्टर है, इसकी स्थिति इन फ्यूचर क्या दिखाई दे रही है? क्या मतलब ये मजबूत होता चलेगा, या मतलब कैसा है, आप थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। देखिए रियल एस्टेट सेक्टर बेटर लग रहा है, क्योंकि रेजिडेंस की डिमांड ज़्यादा है, और काफ़ी इसमें कंस्ट्रक्शन काफ़ी हो रही है, और हम्म। रियल एस्टेट की डिमांड बढ़ रही है, तो ओके। ये रियल सेक्टर बेटर रहेगा। बेटर है। देखो एक और बैंकिंग सुभाष जी। बैंकिंग भी बेटर रहेगा, एनबीएफसी भी बेटर रहेंगे, रियल एस्टेट भी बेटर रहेगा, और ये कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स भी बेटर रहेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेटर रहेगा। बिल्कुल, ये एक दूसरे से लिंक है, क्योंकि अगर लोग प्रॉपर्टी बाई करेंगे, फ्लैट्स बाई करेंगे, तो लोन लेंगे तो बैंकों का भी कारोबार बढ़ेगा। सुभाष जी एक और क्वेश्चन हम उस समय युद्ध के दौरान कर रहे थे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सेक्टर्स हैं, एलएनटी जैसे और ये सब चीजें हैं, तो इनका अभी क्या भविष्य दिखाई दे रहा है? क्योंकि हमने बात करी थी भाई जितना ये डिमोलिश हो गया, जितना बर्बाद हो गया है, मतलब ईरान है चाहे वो इजराइल हो, सब जगह, तो यहाँ सब जगह इंफ्रा कंपनीज की जरूरत पड़ेगी। तो क्या आने वाले समय में हम इस पे कोई भरोसा करें बड़ा कि भाई आगे आने वाले समय में इंफ्रा कंपनीज को ग्रोथ मिलने की संभावना दिखेगी? डेफिनेटली मिडल ईस्ट इंडिया का बहुत हाई कनेक्ट है, और वहाँ हमारी बहुत सारी कंपनियां हैं, और उनको डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। वो यहाँ सब कॉन्ट्रैक्ट भी देंगे छोटी कंपनियों को। एक इको मतलब $300 बिलियन का खर्चा वहाँ होना है ईरान के अंदर, हम्म। हम्म। तो बहुत बड़ा बिजनेस है। बिल्कुल, और ये तो बहुत बड़ा सारी बिजनेस है।
हाँ, मैं दुबई हर जगह इन्होंने मिडिल ईस्ट में बिल्कुल, दुबई बहुत भी है, बड़े, कुवैत भी है, सब जगह हाँ, ही तो इन्होंने कुवैत काम सब किया जगह है, बहुत बड़ा जॉर्डन भी काम है। किया है। जी। तो दर्शकों, ये था नेक्स्ट वीक का साप्ताहिक विश्लेषण। 3 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक का कैसा रहेगा। सुभाष जी ने जो रेंज दी है निफ्टी की 23,900 से लेकर 24,800 के बीच में निफ्टी की रहने की संभावना है, और जबकि बैंक निफ्टी 56,600 से लेकर 58,400 के बीच में रहने की संभावना है। लेकिन 58,400, जब 58,400। 58,400, माफी चाहता हूँ, 58,400। और जब ये रेंज सुभाष जी देते हैं तो इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि हम आपको किसी तरह की ट्रेड या किसी तरह के इन्वेस्टमेंट की सलाह दे रहे हैं। ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए है, जागरूकता के लिए है, आपकी लिटरेसी के लिए है, ताकि आप मार्केट को बेहतर तरीके से समझना सीखें। क्योंकि अगर मार्केट को आप बेहतर तरीके से समझना सीखेंगे तभी आप बेहतर फैसले ले पाएंगे। और कभी भी आप कोई निवेश करें तो आप अपनी रिसर्च के आधार पर करें, या अपने वित्तीय सलाहकार, फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही करें। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद जी रविंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद।